बोर्ड परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर के आए हैं। जीव विज्ञान कक्षा 12 का 2019 का पेपर है। सेट है 348 FR। इसको सॉल्व कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उसमें पुंकेसर क्या होता है? तो जो पुंकेसर है ये नर जननांग होता है, और अगर मादा जननांग कहा जाए तो जायांग होता है या स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर या जायांग मादा जननांग होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियम को प्रतिपादित किसने किया था? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। प्रभाविता और पृथक्करण का नियम। फिर अगला क्वेश्चन है, जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी थी? जीनी अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो इसका आंसर होगा प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियेज, यानी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या आणविक कैंची से पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है। निरंतर किस चीज की आवश्यकता होती है? जल की, वायु की, ऊर्जा की? तो जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उसमें निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर का है, अंकुरित पराग कण का एक नामांकित चित्र बनाइए। अंकुरित पराग कण का नामांकित चित्र बनाना है। देखिए ऐसे आप बना सकते हैं। इसमें जो अंतःभित्ति होती है ये इस तरह से बना दीजिए। इसके बाद यहीं से अंकुरण भी दिखा दीजिए, और इसकी बाहरी भित्ति ऐसे कटीली बना दीजिए। बाहरी भित्ति इसकी थोड़ी सी कटीली होती है, और यहां पर एक वर्धी केंद्रक हो जाएगा। ये वर्धी केंद्रक या इसे कायिक केंद्रक भी कहते हैं। कायिक केंद्रक भी इसे कहा जाता है। और यहां पर एक जनन केंद्रक होता है। जनन केंद्रक जो बाद में 2 केंद्रकों में या 2 नर युग्मकों में बढ़ जाता है। तो इस तरह से, और यहां पर यह क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आर्तव चक्र क्या है? आर्तव चक्र किसे कहते हैं? तो देखिए जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों में जनन तंत्र तथा हार्मोनों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को आवर्तव चक्र कहा जाता है। जो मादाएं होती हैं, मादाओं में जनन तंत्र और हार्मोन में होने वाले चक्रीय परिवर्तन आर्तव चक्र कहलाते हैं। और जो ये आर्तव चक्र स्त्रियों में होता है ये 28 दिन पर होता है, 28 दिन पर। फिर अगला है, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जा सकता? देखिए जो वर्णांधता है, वर्णांधता में क्या होता है कि व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। वर्णांधता में क्या होता है, इस रोग में व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। तो कहा कि वर्णांध व्यक्ति रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि इसमें लाल और हरे रंग की जो झंडियां होती हैं उनको वो पहचान ही नहीं पाएगा, उनमें अंतर नहीं कर पाएगा और दुर्घटना हो जाएगी। जब अंतर नहीं कर पाएगा तो दुर्घटना हो जाएगी, इसीलिए रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है वर्णांध व्यक्ति को। फिर अगला क्वेश्चन है, समजात तथा समरूपता में अंतर स्पष्ट कीजिए। समजात और समरूप अंग किसे कहा जाता है? तो वह अंग जो मूल रचना तथा उद्भव में समान होते हैं। ऐसे अंग जो मूल रचना और उद्भव में समान लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं। उद्भव और मूल रचना में समान हैं लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं, असमान दिखाई देते हैं, उन्हें ही समजात अंग कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? समजात अंग कहा जाता है। ऐसे अंग जो मूल रचना और उद्भव में समान लेकिन कार्य में भिन्न हो उन्हें समजात अंग कहते हैं। अब समरूप अंग की अगर बात की जाए तो ऐसे अंग जो मूल रचना और उत्पत्ति में भिन्न हो, इसका उल्टा कर दीजिए, मूल रचना और उद्भव में भिन्न हो, समान ना हो, भिन्न हो,
लेकिन कार्य में समान हो उन्हें समरूप अंग कहा जाता है। अगर आप लोग समजात अंग क्या है, समरूप अंग क्या है, इस पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से चित्र सहित उदाहरण सहित समझाया गया है। फिर अगला है, नागफनी के पौधे में पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाती हैं। देखिए जितने में भी स्टार लगा है, स्टार लगे वाले क्वेश्चन अब कोर्स से हट गए हैं, ये कोर्स में नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। फिलहाल जो नागफनी होता है इसकी पत्तियां कांटों में इसलिए बदल जाती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन को कम कर सके, पानी का बचाव कर सके। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए जो ग्रीन हाउस प्रभाव है इसमें भी स्टार लगा हुआ है तो ये भी कोर्स से हटा हुआ है, कोर्स में नहीं है। कि अगर आप ग्रीन हाउस पर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। फिलहाल ये कोर्स में नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं कि इन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। प्रतिजैविक क्या होते हैं, तो जो प्रतिजैविक हैं ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ होते हैं। प्रतिजैविक क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ होते हैं। और आपको बता दें कि ये रोग कारक जो होते हैं उनको रोकते हैं, उनकी वृद्धि को खत्म करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। उदाहरण तो दो प्रतिजैविक में जैसे पेनिसिलिन लिख लीजिए, पेनिसिलिन है और स्ट्रेप्टोमाइसिन है, रेमाइसिन है, ये सब क्या है, प्रतिजैविक के उदाहरण होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, सहलग्नता एवं विनिमय में अंतर स्पष्ट कीजिए। सहलग्नता क्या है और विनिमय क्या है, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो आपको बता दें, जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित होते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये जीन एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं। क्या कहा गया है, जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित होते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात या बाद ये जीन एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं, एक साथ बने रहते हैं। तो इसे ही क्या कहा जाता है, सहलग्नता कहा जाता है। और विनिमय क्या होता है, तो जब एक गुणसूत्र का कुछ भाग दूसरे गुणसूत्र में जुड़ जाए तो उसे ही क्या कहा जाता है, विनिमय कहा जाता है। मतलब कहने का यह हुआ कि विनिमय क्या है, तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो परस्पर एक दूसरे में उनका विनिमय हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है, तो उसे ही विनिमय कहा जाता है या क्रॉसिंग कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर। तो इस पर फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चैनल से जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर 2 ही नंबर का था तो इतना ही लिख देंगे, काम हो जाएगा। देखिए जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से विभिन्न व्यक्तियों के डीएनए में भिन्नता या अंतर को जांचा जाता है और अपराधियों को पहचाना जाता है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज एलेक्स जेफरी ने की थी और इसका उपयोग वल्दियत के झगड़े सुलझाने में, जैसे किसी का कोई पुत्र है वो नहीं मान रहा है इस चीज में, और भी बहुत सारे अपराधियों को पकड़ने में किया जाता है। इस पर बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी क्रियाविधि, इसके उपयोग कैसे होती है, सब कुछ मैंने डिटेल से बहुत आसान तरीके से समझाया है। आप लोग चाहें तो जाकर के हमारे चैनल में देख सकते हैं। फिर अगला है, ऑक्सीकरण ताल क्या है, इसके महत्व को बताइए। आपको बता दें कि जो वाहित मल होता है, वाहित मल की जो गंदगी होती है, इसकी गंदगी का शैवालों द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। और कहां, तो खुले तालाबों में
जो खुले तालाब होते हैं उन तालाबों में, बड़े तालाबों में वाहित मल की गंदगी का शैवालों द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। तो इन्हीं तालाबों को ऑक्सीकरण तालाब या ताल कहा जाता है। ऑक्सीकरण ताल या पॉन्ड्स या तालाब कहा जाता है, अथवा इन्हें निरीक्षण ताल भी कहते हैं। निरीक्षण ताल तो मतलब क्या हुआ कि वाहित मल की जो गंदगी है उसका शैवालों के द्वारा शुद्धिकरण करते हैं। तो ये कहाँ किया जाता है? खुले तालाबों में किया जाता है। इन्हीं ताल को ऑक्सीकरण ताल या फिर निरीक्षण ताल कहा जाता है। तो देखिए 4 नंबर का पहला है सहभोज्यता एवं सहोपकारिता का वर्णन कीजिए। सहभोज्यता क्या है और सहोपकारिता क्या है, वर्णन करना है। अगर सहभोज्यता को देखा जाए, ये जो सहभोज्यता है इसे देखा जाए तो ये क्या है, इसमें 2 सहभागी होते हैं। ये 2 सहभोजी हैं। मान लीजिए एक सहभोजी, ये जो सहभोजी है ये इससे लाभ ले लेता है, ये सहभोजी इससे लाभ ले लेता है, लेकिन इससे इसको कोई हानि नहीं होती है। मतलब क्या हुआ कि एक सहभोजी, आप ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे सहभोजी से लाभ लेता है। एक सहभोजी दूसरे सहभोजी से लाभ लेता है, लेकिन दूसरे सहभोजी को इस संबंध से कोई हानि नहीं होती है। इसको कोई हानि नहीं, ये इससे लाभ ले लेता है लेकिन इसको इससे कोई हानि नहीं होती है। जैसे आर्किड व कंठलताएं, ये इसका उदाहरण। और जो सहोपकारिता है इसमें 2 सहभागी होते हैं। ये सहोपकारिता में क्या होगा कि 2 सहभागी हैं और दोनों समान रूप से लाभ लेते हैं। समान रूप से, जितना लाभ इसको है उतने लाभ इसको होता है। दोनों को समान रूप से लाभ होता है, समान रूप से लाभ मिलता है। चाहे वो जीवित रहने के लिए हो, चाहे भोजन के लिए हो, चाहे कॉलोनी बनाने के लिए हो, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो जैसे लाइकेन व साइकस की प्रवालाभी जड़ें, लाइकेन व साइकस की प्रवालाभी जड़ें, तो इस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है वैक्सीन क्या है? किन्हीं 2 वैक्सीनों के नाम व उनसे होने वाले लाभ लिखिए। तो देखिए वैक्सीन क्या है, किसी रोग के रोगाणुओं को मारकर, किसी रोग के रोगाणुओं को मारकर या संबंधित प्रतिजन को प्रभावहीन बनाकर शरीर में पहुंचा दिया जाता है, इसे ही वैक्सीन कहते हैं। किसी रोग के रोगाणुओं को मारकर या संबंधित प्रतिजन को प्रभावहीन बनाकर शरीर में पहुंचा देते हैं, इसे ही वैक्सीन कहा जाता है। वैक्सीन और इस प्रकार से जो प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है, ली जाती है, उसे टीका लगाना या वैक्सीनेशन या टीकाकरण कहा जाता है। अब उदाहरण के रूप में जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है तो शरीर में प्रवेश करा देते हैं तो स्वस्थ हो जाता है व्यक्ति। रेबीज है, टिटनेस के रोगी हैं तो इस तरह से इनको प्रतिरक्षा दी जाती है। फिर अगला है जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं? इनके स्रोतों एवं लाभों का वर्णन कीजिए। तो देखिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार जो खाद होती है उसे ही जैव उर्वरक कहा जाता है। जो सूक्ष्म जीव हैं उन सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार खाद क्या कहलाती है? जैव उर्वरक कहलाती है। और इनके स्रोत एवं लाभ, तो स्रोत क्या है? स्रोत में आप बता सकते हो जैसे जीवाणु है, जीवाणु से तैयार करते हैं। जैसे साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया से तैयार की जाती है। तो इसी प्रकार से और कई सारे स्रोत हैं। और लाभ में अगर बात की जाए तो इससे अधिक उत्पादन होता है, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, और भी बहुत सारे लाभ बता सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ड्रग क्या है? स्मैक तथा चरस कहां से प्राप्त होते हैं? तो जो ड्रग है एक रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है ड्रग। और आपको बता दें कि स्मैक और चरस कहां से प्राप्त होते हैं? जो स्मैक है ये अफीम से प्राप्त होता है। स्मैक
अफीम के लेटेक्स से प्राप्त होता है, और जो चरस है ये गांजा से प्राप्त होता है। अफीम से स्मैक प्राप्त होता है, चरस गांजा से प्राप्त होता है, ड्रग रासायनिक पदार्थ होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा क्या है? उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्रतिरक्षा रोगों से लड़ने की क्षमता ही प्रतिरक्षा है। प्रतिरक्षा क्या होती है? रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा कहा जाता है। उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रियाविधि बताइए। तो इस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, या फिर आप हमारे चैनल से सर्च करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर परागण क्या है? इसके लाभ और हानि का वर्णन कीजिए। जैसे दो फूल यहाँ पर हैं, एक पौधा यह है फूल का और एक पौधा यह है फूल का। तो जब एक पुष्प के परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्धिकाग्र पर जाते हैं तो इसे ही पर परागण कहा जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। जब एक पुष्प के परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे ही पर परागण कहते हैं। अब पर परागण के अगर लाभ देखा जाए तो लाभ में अच्छी संतति प्राप्त होती है, अच्छी संतति प्राप्त होती है। एक तो लाभ ये हो जाएगा, अच्छी अच्छी संतानें मिलती हैं, नई प्रजातियों का विकास होता है, नई प्रजातियों का विकास होता है, रोग प्रतिरोधी जातियों का विकास होता है, रोग प्रतिरोधी जातियों का विकास होता है, और भी कई सारे लाभ हैं। और अगर हानि देखा जाए तो हानि में क्या क्या बताएंगे? तो इसमें साधन या कारक की आवश्यकता होती है, साधन या कारक की आवश्यकता होती है। और जो पर परागण है इसमें परागकण व्यर्थ हो जाते हैं, और इसमें जाति की शुद्धता भी नहीं रहती है, जाति की शुद्धता भी नहीं रहती है। तो पर परागण पर फुल वीडियो हमारे चैनल में, पर परागण हो, स्वपरागण हो, सब कुछ अपलोडेड है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर चैनल में सर्च करके देख सकते हैं। फिर अगला है, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों के महत्व को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो सिरका बनाने में सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है। एल्कोहल बनाने में, एल्कोहल यानी शराब बनाने में, वाइन है, बियर है आदि बनाने में, और ऐसे ही चाय बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। जूट बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। बेकरी उद्योग में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। पनीर बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है, और भी बहुत सारे हैं, तो आप बता सकते हैं। पूरी डिटेल के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को देख सकते हैं। फिर अगला है, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का वर्णन कीजिए। कृषि में, तो कृषि में क्या है? सूखा जैसे पड़ गया, कोहरा पड़ रहा है, और ऊसर भूमि है, तो ऐसी फसलें तैयार की गई हैं जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से कि इन सूखा, कोहरा, ऊसर भूमि आदि के प्रति प्रतिरोधी होती हैं, प्रतिरोधी हैं, इसमें भी अच्छे से उग जाती हैं, अच्छी पैदावार देती हैं। और आपको बता दें ये पीड़कनाशी भी होती हैं, पीड़कनाशी, पीड़क नहीं लगते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं, और अधिक उत्पादन क्षमता वाली होती हैं। तो बहुत सारे इसके उपयोग हैं। फिर अगला है, आवृतबीजी अंडाणु का नामांकित चित्र। तो देखिए, अंडाणु यानी बीजांड का चित्र बनाना है, तो बीजांड में आप ऐसे करके बना सकते हैं, और इस चित्र को मैंने बनाना बताया भी है। यहाँ पर प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, द्विध्रुवीय केंद्रक, सहायक कोशिका और अंड कोशिका, पूरा बड़ा सा जब आप बनाएंगे, मैंने बनाना बताया है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। फिर अगला है, जेनेटिक कोड क्या है, यह किस प्रकार कार्य करता है? अगर आप लोग जेनेटिक कोड पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं, अपलोडेड है। फिर है, पशु प्रजनन के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। तो ये देखिए, ये भाई जो पशु प्रजनन के महत्व है ये कोर्स से हटा हुआ है, कोर्स में नहीं है। फिर अगला है, बीटी से आप क्या समझते हैं? बीटी कपास का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो बीटी है ये बैसिलस थुरिंजिएसिस है, बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु है जो मृदा में पाया जाता है। मृदा में पाया जाने वाला जीवाणु बैसिलस थुरिंजिएसिस है बीटी। बीटी कपास का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। बीटी कपास क्या है? देखिए, जो बैसिलस थुरिंजिएसिस जीवाणु है इसके प्लाज्मिड पर एक विशेष जीन समूह पाया जाता है। जो बैसिलस थुरिंजिएसिस जीवाणु है इसके प्लाज्मिड पर एक विशेष जीन समूह पाया जाता है जो एंडोटॉक्सिन प्रोटीन या विष बनाता है।
और इस प्रोटीन के रवे जो होते हैं वो जीवाणु के स्पोरों में इकट्ठा होते हैं, जिन्हें क्राई प्रोटीन या क्रिस्टलाइन प्रोटीन कहा जाता है। और ये जो प्रोटीन होती है ये कीटों के लार्वा को मार देती है, कीटों के लार्वा को मारने का कार्य करती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसके जीन को कपास में डाल दिया। अब कपास में जैसे ही कोई कीट आता है तो वो मर जाता है, तो कीटों के प्रति प्रतिरोधी कपास हो गई, इसलिए बीटी कपास हो गई। तो इस पर फुल वीडियो अभी जल्दी अपलोड किया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, शुक्राणु जनन से इसकी तुलना भी कीजिए। तो अंडाणु जनन को चित्र सहित मैंने समझाया है, बहुत ही आसान भाषा में, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और अंतर भी अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन में इसी में मिल जाएगा। फिर अगला है, आवृतबीजी पौधों में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए जैसे ये पुष्प है, तो यहाँ पर जब परागकण आता है, यहाँ बीजांड होता है, तो ये अंकुरित होता है और पराग नलिका आकर के यहाँ पर संलयन करता है अंड कोशिका से, तो इसे निषेचन कहते हैं। देखिए अगर इसका भ्रूणकोश बनाए तो यहाँ पर प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर द्विध्रुवीय केंद्रक होता है, और ये सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका। जब वर्तिका से पराग नलिका आती है तो इसमें जो दो नर युग्मक होते हैं, एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हो जाता है तो निषेचन हो गया, और दूसरा नर युग्मक जाकर के द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित हो जाता है, तो इसे त्रिसंलयन कहा जाता है, क्योंकि तीन केंद्रक आपस में मिलते हैं। चूंकि एक ही भ्रूणकोश के अंदर दो बार निषेचन हो रहा है, इसलिए इसे द्विनिषेचन भी कहा जाता है। तो अधिक डिटेल के लिए आप हमारे चैनल से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। फिर अगला है, लिंग निर्धारण क्या है। लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? मानव में लिंग निर्धारण को रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए। देखिए जो पुरुष होता है उसमें XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो स्त्री है उसमें XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इसके गैमीट्स निकाल लीजिए, X और इधर Y निकल आएगा, इसका X और इसका भी X निकल आएगा, तो इसका XY हो जाएगा, इसका इससे निषेचन करवाएंगे XX हो जाएगा, इसका XY हो जाएगा, Y और फिर इसका XX। तो जहां जहां Y आया है ये सभी पुत्र हो जाएंगे, और जहां जहां केवल XX है पुत्रियां हो जाएंगी, इस तरह से हो जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को देख सकते हैं। फिर अथवा अगर ये नहीं करते तो क्रिस क्रॉस वंशागति से आप क्या समझते हैं? दुर्बल X संलग्न लक्षणों के उदाहरण बताइए, किसी एक वंशागति को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो देखिए ये हमारे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, एक तालाब का पारिस्थितिक तंत्र चित्र बनाकर इसमें पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटकों का वर्णन कीजिए। देखिए जो एक तालाब का पारितंत्र होता है, जैसे मान लीजिए तालाब है, इसमें जल भरा हुआ है, तो जल क्या है? ये अजैविक घटक है। इसमें जो मिट्टी है वो अजैविक घटक है, इसमें जो मछलियां हैं वो जैविक घटक हैं, पेड़ पौधे हैं वो भी जैविक घटक। तो उत्पादक क्या होगा? जैविक घटक हो जाएगा। उपभोक्ता जैविक घटक हो जाएगा। अपघटनकर्ता जैविक घटक हो जाएगा। तो इनके सब के बारे में थोड़ा थोड़ा करके लिखना होगा, बस काम हो जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, अम्ल वर्षा क्या है? औद्योगिक संस्थानों में प्रयुक्त होने वाले ईंधनों द्वारा उत्पन्न पदार्थों से वायुमंडल में प्रदूषण से हानियां एवं उससे बचाव। तो देखिए ये स्टार लगा हुआ है, कोर्स में नहीं, कोर्स से हटा हुआ है। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को 2019 का FR सेट समझाया। अगले वीडियो में 2019 का अगला सेट लेकर के आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।